हेलो डियर। कल हम लोग सोशियोलॉजी क्लास 12 इंडियन सोसाइटी बुक का नाम है, इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, और हिंदी में भारतीय समाज। और चैप्टर का नाम है, ठीक है ना, भारतीय समाज एक परिचय। कल हम लोगों ने मतलब कि इस वीडियो के पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था हाउ सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। और हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सोशियोलॉजी की शुरुआत कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में ज़ीरो से नहीं करता है। उसको कुछ ना कुछ समाज का ज्ञान उसको सामाजिक परवरिश के दरमियान सिखा दिया जाता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये सीखा था, जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है, सोशियोलॉजी कैसे डिफरेंट है अन्य सब्जेक्ट से। जैसे 6 साल का एक बच्चा है या 4 साल का एक बच्चा है, उसको शायद साइकोलॉजी का एक ज्ञान, शायद हिस्ट्री का ज्ञान, शायद इकोनॉमिक्स या साइंस का ज्ञान नहीं होगा। हाँ, पर उसको सोशियोलॉजी का ज्ञान कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। मैंने बताया कल कि सोशियोलॉजी की पढ़ाई डे 1 से ही शुरू हो जाती है, इनफॉर्मल वे में। हमारे जब हमारा जन्म होता है, कहीं पे भी हो, चाहे अस्पताल में हो चाहे कहीं पे भी हो, तो हमें सबसे पहले फैमिली स्ट्रक्चर को सिखाया और समझाया जाता है कि ही इज़ योर फादर एंड शी इज़ योर मदर। ये कल हम लोग सीखे थे। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक तो ये आ जाता है कि क्या सोशियोलॉजी का जो इनफॉर्मल वे में, जो अनौपचारिक तौर पे जो हम ज्ञान सीखे रखते हैं, क्या एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए क्या वो फ़ायदेमंद है? तो इसका जवाब है कि हाँ, कहीं कहीं पे वो फ़ायदेमंद है, पर कहीं कहीं पे वो कुछ तकलीफ़ें भी ला देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बुना हुआ स्वेटर है। एक बुने हुए स्वेटर को अगर दोबारा बुनना है तो उसकी बुनाई को पहले खोलनी पड़ती है, और तब जाके उस स्वेटर को हम दोबारा बुनते हैं। सेम, जब आप सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र पढ़ने की शुरुआत करते हो, तो आपकी पुरानी बुनी हुई ज्ञान को टीचर धीरे 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 उसको खोलते हैं, और फिर एक नए सिरे से वैज्ञानिक तौर पे आपको समाज शास्त्र पढ़ाया जाता है। पुरानी बुनाई को क्यों खोलनी पड़ती है, व्हाट इज द रीजन? ठीक है ना, इसके पीछे रीजन ये रहा है कि पुरानी जो हमारी जो शिक्षा हुई है समाज शास्त्र की, कहीं ना कहीं वो अवैज्ञानिक या साइंटिफिक नहीं होती है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे आते हैं कि समाज शास्त्र के अन्य पहलू व विषय वस्तु। ये किताब के लाइन बाय लाइन हम लोग चल रहे हैं। मैं हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में डील करूंगा ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए। समाज शास्त्र हमें यह सिखाने का निमंत्रण देता है कि संसार को केवल हमारे अपने दृष्टिकोण के अलावा हम अलग लोगों के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए या कैसे देख सकते हैं। समाज शास्त्र हम लोग को क्या सिखाता है? हमारी एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण होती है, और उस दृष्टिकोण से हम पूरे समाज को देखते हैं। बट समाज शास्त्र हमें ये सिखाता है कि दूसरे की दृष्टिकोण से कैसे हम पूरे समाज को देखें। ठीक है ना, हाउ टू विजुअलाइज सोसाइटी फ्रॉम अदर व्यूज। कैसे दूसरे के जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से कैसे। अभी तक तो हम लोग सिर्फ अपनी दृष्टिकोण का यहाँ मतलब क्या है, अपनी समझ, सिर्फ अपनी समझ से ही हम सोसाइटी को अभी देखते हैं। बट जब हम दूसरे की समझ से भी सोसाइटी को देखना स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग सोशियोलॉजी को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। अगर हम मानव समाज के वैज्ञानिक सत्य को समझना चाहते हैं, तो पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि सत्य एक नहीं अनेक है, और प्रत्येक सत्य अपने आप में अपूर्ण है। जब हम लोग मानव समाज, यहाँ पॉइंट पॉइंट ये सारी वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम मानव समाज के वैज्ञानिक सत्य, साइंटिफिक ट्रूथ को जब हम समझना चाहते हैं, कौन सा साइंटिफिक ट्रूथ? ह्यूमन सोसाइटी का साइंटिफिक ट्रूथ को जब अगर हम समझना चाहते हैं,
तो सबसे पहली लॉजिक ये हमें बनानी है कि सच एक नहीं, अनेक है और सब सच कहीं न कहीं अपनी जगह पे इनकम्प्लीट है। जैसे कि हम अपने सोसाइटी में रहते हैं, तो हो सकता है कि हमें अपनी सोसाइटी वन ऑफ द बेस्ट लगे या हमें अपनी सोसाइटी के नियम वन ऑफ द बेस्ट लगे। बट ऐसा नहीं है, हम जब दूसरे की सोसाइटी को स्टडी करते हैं, उनके दृष्टिकोण से करते हैं और सिर्फ़ अपने सत्य को ही सत्य नहीं मानते हैं, तब हम लोग को पता चलता है कि समाज एक बहुत एक्सपैंड वे में पूरे विश्व में फैला हुआ है और प्रत्येक समाज की कुछ ना कुछ ख़ासियत होती है, ताकि हम लोग माने प्रत्येक समाज की कुछ ना कुछ ख़ासियत होती है, इसलिए कहीं न कहीं वो अध्ययन में, कहीं न कहीं वो पढ़ाई में शामिल किया गया है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ 2 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं। पहला पॉइंट है कि वी हैव टू लुक to our society and other society with not only our views with the other views also दूसरों के व्यूज को भी सुनना पड़ेगा दूसरों की व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा secondly we have studied that to study the scientific truth of human society what we have to do we have to first of all think that truth is not one there are many truth and every truth is incomplete in nature समाज एक नहीं अनेक है मतलब सिर्फ हमारा समाज ही सत्य नहीं है अनेक विश्व में अनेक समाजों का रहना है और अनेक समाज की अपनी प्रथाएं अपनी कल्चर अपने तौर तरीके होते हैं और कहीं ना कहीं सब अपनी जगह पे एक सच है और कहीं ना कहीं पर सारे सच कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट नजर आते हैं समाज में अनेक प्रकार की अवस्थियां से उपजे अलग-अलग अवस्थाएं से उपजे अलग-अलग नजरियों का तुलनात्मक अध्ययन करता है देखो एग्जाम्पल समझ लो इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं झारखंड एक राज्य है और राजस्थान भी एक राज्य है पर कहने को हम लोग सब भारतीय हैं और भारतीय हैं भी पर जब तौर तरीके जब कल्चर और सोसाइटी की बात करी जाए तो राजस्थानी कल्चर झारखंड के कल्चर से बहुत फर्क आ जाएगा सिंपल सी बात ये कही जाए कि समाज में क्या परिवर्तन है तो समाज में आपको भारी परिवर्तन नजर आएगा जब आप अध्ययन करोगे जब आप सोशियोलॉजी को स्टडी करोगे तब आप पाओगे कि राजस्थान की जो सामाजिक व्यवस्था है वो हजारीबाग के सामाजिक या झारखंड के सामाजिक व्यवस्था से कुछ भिन्न है, कुछ डिफरेंट है। क्यों? वहाँ पे या वहाँ की सामाजिक व्यवस्था झारखंड के सामाजिक व्यवस्था से अंतर क्यों है? तो कुछ अवस्थाएँ इसके पीछे जिम्मेवार हैं। अवस्थाओं का मतलब कंडीशंस, ठीक है ना? कुछ कंडीशंस जैसे कि मान लीजिए कपड़े पहनने का एक तरीका, तो राजस्थान में कपड़े का पहनने का एक अलग तरीका है, झारखंड का एक अलग तरीका है। तो ये तरीका डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जगह में कंडीशंस का फ़र्क है। इस वजह से ये परिवर्तन आपको नज़र आते हैं। अब एक चीज़ को हमने लिया कपड़ा, इसी तरीके से अन्य चीज़ों को लोगे तो हमारे पूरे सोशल स्ट्रक्चर में भारी चेंजेस नज़र आता है। एग्ज़ाम्पल से तुम समझोगे तब तुमको ऊपर के लाइन बढ़िया से समझ में आएँगे। ये एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी की किताब में ही दी हुई है। उदाहरण है, मान लीजिए कि आप अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। इमेजिन दैट यू लिव इन अरुणाचल प्रदेश। अगर आप भारत में भौगोलिक नक्शे मतलब पॉलिटिकल मैप को देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपका राज्य अनेक बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की तुलना में छोटा है। हम लोग अरुणाचल प्रदेश में इमेजिन करो रह रहे हैं, ठीक है ना? अब जब हम पॉलिटिकल मैप में स्टडी करेंगे, एक पॉलिटिकल मैप क्या है? एक ऑथेंटिक पेपर है, एक ऑथेंटिक नक्शा है, ठीक है ना? और उस नक्शे को जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपको सिखा दिया कि अरुणाचल प्रदेश सबसे महान, सबसे बड़ा, तो तुम तो दरकिनार कर दोगे कि भाई महाराष्ट्र भी महान हो सकता है या महाराष्ट्र हमसे बड़ा हो सकता है ज्योग्राफिकली। बट हो सकता है तुम जब अनौपचारिक तरीके से समाज में ये सारी बातें सीखे हो तो हो सकता है तुम नहीं मानो बट तुम जब एकेडमिक में आके ये सारी बातें सीखते हो तब तुमको वो प्रमाण दिए जाते हैं ये नापा हुआ नक्शा है दिस इज ऑथेंटिक मैप इशूड बाय द गवर्नमेंट तब तुमको पता चलता है कि आपका प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश है वो अन्य राज्यों से छोटा है ज्योग्राफिकली परंतु अनेक
अन्य राज्य जैसे मणिपुर, गोवा, हरियाणा या पंजाब से बड़ा है। तब आपको अपनी पूरी अवस्था का पता चलता है, जिस तरीके से कि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति को ये पता चलता है कि भाई मैं तो छोटा हूँ, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, पर मेरी अवस्था कहीं पे बड़ी भी है, जिस तरीके से गोवा से, मणिपुर से, हरियाणा से और पंजाब से। ठीक है ना? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि सपोज यू लिव इन अरुणाचल प्रदेश एंड यू आर लुकिंग टू द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, देयर यू इमेजिन व्हाट दैट योर स्टेट is quite smaller as comparison to Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh. But if we look to other states like Goa, Manipur, you found what you found that your state is quite bigger than them. यदि आप फिजिकल मैप प्राकृतिक माने फिजिकल मैप, ठीक है ना, फिजिकल मैप की विशेषताओं के नक्शे को देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि अन्य राज्यों की प्राकृतिक विशेषताएं व अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक विशेषताएं से कैसे भिन्न है। वह अरुणाचल प्रदेश का भूभाग पर्वतों, जंगलों व नदियों से भरपूर है। जब तुम फिजिकल उस समय तो पॉलिटिकल मैप की बात हो रही थी, जिस समय फिजिकल मैप जब तुम देखोगे, फिजिकल मैप का मतलब सिर्फ आउटलाइन उसमें बनाया हुआ रहता है, ठीक है ना। फिजिकल का मैप का मतलब है सिर्फ बाहर का इंडिया का बाउंड्री उसमें शेप अप रहेगा, अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा। और वहाँ पे दर्शाया जाता है नदियों को, पहाड़ों को, तब तुमको पता चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो किस तरीके से अन्य राज्यों से डिफरेंस है और अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके की प्राकृतिक विशेषताएं पाई जाती है जो अन्य राज्यों में नहीं पाई जाती है। बोलने का मतलब है कंपैरिजन करने हम सीखेंगे जब हम सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे। अभी तक तो हमारी सिर्फ जानकारी अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित थी, बट जब हम छत्तीसगढ़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गोवा को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब हम पाएंगे कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कहाँ की कल्चर क्या है। इस तरीके से कंपैरिजन करना हम सीखेंगे। उसी प्रकार समाज शास्त्र, भारतीय समाज और इसकी संरचना की समझ आपको एक सामाजिक नक्शा प्रदान करती है, जिससे आप अपने ठौर ठिकाने व सामाजिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। लाइक सेम ओवर हेयर कि जिस तरीके से एक ज्योग्राफी में पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप ने अरुणाचल प्रदेश की दशा दिखा दी और दिशा दिखा दी और उसके फिजिकल अपीयरेंस को दिखा दी, या फिर वो किस तरीके से बड़ा छोटा है वो समझा दिया। उसी तरीके से सोशियोलॉजी में जब तुम समाजों का अध्ययन करोगे, तब तुम पाओगे कि तमाम प्रकार के समाज अपने जगह पे किस प्रकार से स्पेशलाइज्ड है या किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुई है और उनमें क्या-क्या व्यवस्थाएं पाई जाती है, अपने समाज में क्या-क्या व्यवस्थाएं पाई जाती है और विदेशों के समाज की भी इसमें पढ़ाई करवाई जाएगी। ठीक है ना? सामाजिक नक्शा से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अवस्था से जुड़े होते हैं। जैसे कोई बाल्य अवस्था, कोई युवा पीढ़ी या वृद्धावस्था। देखो, सामाजिक नक्शा का मतलब यहाँ ये किताब समझाना चाह रहा है कि आपकी अवस्था मान लीजिए युवा अवस्था की है, तो कोई बाल्य अवस्था में भी माने कोई बच्चा भी है और कोई वृद्धावस्था में भी है, कोई बूढ़े-बुजुर्ग भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ा होता है, ठीक है ना? उस क्षेत्र में कुछ विशेष भाषा बोली जाती है, जैसे गुजराती, बंगाली, हिंदी, जो भी है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अवस्था से जुड़ा होता है। सबसे पहले या तो चाइल्डहुड में है, या तो एडोलेसेंट में जो तुम्हारी अवस्था है, या फिर वो वृद्धावस्था में ओल्ड एज में है, ठीक है ना? या फिर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी भाषा से जुड़ा हुआ था। किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ने के चलते उसको कोई न कोई भाषा की जानकारी होती है, विशेष लगाव होता है उस भाषा के प्रति। जैसे मराठी बोलने वाला मराठी से और उर्दू बोलने वाला उर्दू से और बंगाली बोलने वाला बंगाली से। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी आर्थिक वर्ग जैसे निम्न, मध्य या उच्च वर्ग से जुड़ा होता है। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग दशाएँ पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति तो पाया जाता है निम्न वर्ग का, ठीक है ना? कोई वर्ग इकोनॉमिक वीक पाया जाता है, कोई व्यक्ति मिडल क्लास पाया जाता है, मध्यम वर्ग का, और कोई व्यक्ति होते हैं उच्च वर्ग के, मतलब हाई क्लास के। मतलब कितने सारे डिफरेंसेस समाज में तुमको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले कि अवस्थाओं में चेंजेस मिलती है।
कोई चाइल्डहुड में जी रहा है अपनी ज़िंदगी, कोई ओल्ड एज में जी रहा है अपनी ज़िंदगी, कोई यूथ बना हुआ है या एडोलेसेंट एज में जी रहा है, ठीक है ना? साथ ही साथ सभी की बोली, भाषा डिफरेंट रहती है। साथ ही साथ कोई निम्न वर्ग का होता है, मतलब कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन होते हैं, कुछ इकोनॉमिक बिल्ट होते हैं, मिडल क्लास होते हैं और कोई अपर माने कि कोई ऊँचे वर्ग होते हैं, मतलब कि हाई क्लास व्यक्ति होते हैं। ठीक है ना? प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी विशेष धर्म या किसी न किसी जाति से भी जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी धर्म या किसी न किसी जाति से भी जुड़ा होता है। समाजशास्त्र आपको समाज में पाए जाने वाले प्रत्येक समूह, संबंध आदि का वैज्ञानिक अध्ययन करवाता है। मतलब सोशियोलॉजी डील्स with everything. What are the social groups that is found in that is found in society in a scientific manner. ठीक है ना? जिस तरीके से एक बाल्यावस्था की बात करी गई, एक मिडिल क्लास एक बाल्यावस्था के बाद एक युवा अवस्था की बात कही गई और एक एक वृद्धावस्था की बात कही गई, एक निम्न वर्ग की बात कही गई, एक मध्यम वर्ग की बात कही गई, एक उच्च वर्ग की बात कही गई, एक एक अनेक धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्धी है और प्रत्येक प्रकार की जातियों की भी बात की गई, साथ ही साथ भाषाओं की भी बात कही गई। तो समाजशास्त्र सोशियोलॉजी डील्स विद द all social issues and all the social कंपोनेंट्स, ठीक है ना, इन अ साइंटिफिक मैनर। वो साइंटिफिक मैनर में सोशियोलॉजी क्या करता है, डील करता है सारे चीज़ों को। एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्र सी राइट मिल्स के अनुसार सी राइट मिल्स एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट था। उसके अनुसार समाजशास्त्र अपनी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियाँ एवं संबंधों को उजागर करने में मदद करता है। उसने एक डेफिनेशन दे रखा है सोशियोलॉजी के बारे में कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियाँ। देखो, आपको थोड़ी गहराई पे जाना पड़ेगा। अगर व्यक्ति कोई आत्महत्या करता है, मान लो किसी परिवार में 5 बेटियां हैं और 5 बेटियों में से एक वे बेटी ने आत्महत्या की, तो ये कहीं वो लड़की ने आत्महत्या क्यों की? वो आत्महत्या उसकी व्यक्तिगत परेशानी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं इसकी उत्पत्ति समाज के ही द्वारा हुई है। वो डॉरी सिस्टम से परेशान होकर कि उसके पेरेंट्स कैसे उसकी शादी करेंगे, उसने सुसाइड जैसे बड़े कदम इख्तियार किए या सुसाइड जैसा बड़ा कदम उसने लिया। तो यहाँ पे ये बात पॉइंट आउट करने की जरूरत है, कड़ी, ठीक है ना, व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ी को दर्शाता है। मतलब इट डील्स विद द पर्सनल इश्यूज विथ सोशल इश्यूज, ठीक है ना, बिकॉज दे ऑल आर इंटरलिंक्ड एंड इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। क्योंकि आप में जो भी प्रकृति आ रही है, आप में जैसे मान लो कि आप मोटरसाइकिल की मांग करते हो अपने पेरेंट्स से। आप क्यों मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हो पेरेंट्स से? आप साइकिल की मांग क्यों नहीं कर रहे हो पेरेंट्स से? क्योंकि आपका मित्र या आपका पड़ोसी एक नया मोटरसाइकिल में घूमता फिरता नजर आया आपको, तो कहीं ना कहीं वो व्यू आप सोसाइटी से लिए और इसको अपने पर्सनल इश्यूज में आप उसको ढाल दिए, अपने पर्सनल जीवन में उसको ढाल दिए। तो ये सारे मुद्दे, ठीक है ना, सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं इस तरीके से। इसीलिए सी राइट मिल्स ने इसीलिए कहा है कि सोशियोलॉजी डील्स विद द पर्सनल इश्यूज विद सोशल इश्यूज, ठीक है ना। सी राइट मिल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुछ व्यक्तिगत परेशानियां होती हैं और कहीं ना कहीं उन परेशानियों का संबंध व कड़ी सामाजिक मुद्दों से जुड़ी होती है। ये राइट मिल ने बोला है, जिस तरीके से मैंने समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है ना, की समस्याएं कहीं ना कहीं समाज से जुड़ी होती है। भले वो लगता है कि आपकी व्यक्तिगत समस्या, अच्छा इमेजिन कीजिए, आज कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी के लिए भटक रहा है। मान लीजिए 500 साल पहले चले जाइए, 500 साल पहले समाज में, या 100 साल के पहले समाज में चले जाइए जब ब्रिटिश रूल था, तो क्या उस समय कोई पढ़ा लिखा इंसान नौकरी के लिए भटकता होगा? आपको ऐसा लगता है? नहीं। आज देखा सीखी कि वो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, वो व्यक्ति वहां नौकरी कर रहा है, तो मुझे भी नौकरी चाहिए और मैं अपनी व्यक्तिगत माथापच्ची समाज को
देख के अपने जीवन में लाता हूँ। सी राइट इसी बात की व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना? अब मान लो किसी की नौकरी नहीं लगी और उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया, ठीक है ना, जो कि हो सकता है उसका जीवन नाशक हो, तो कहीं न कहीं उसकी ये समस्या समाज से ही गेन्ड है। कहीं न कहीं समाज से ही उसने ये चीज़ों को उठा लिया। समाजशास्त्र उन संबंधों को समझाने की कोशिश करता है, ठीक है ना? तो सोशियोलॉजी चाहता है कि इन सारे संबंधों को हम बताएँगे, सिंपल वे में बताएँगे और स्पेसिफ़ाई करेंगे। उदाहरण बताता है, किसी पिता को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता उस पिता के लिए एक व्यक्तिगत चिंता होगी। मान लीजिए एक बाप है, उसकी एक बेटी है या कई बेटी है, तो उस बाप को उस बेटी की विवाह करने की चिंता हो सकता है उसकी व्यक्तिगत चिंता होगी, क्योंकि चिंता की वजह कहीं न कहीं दहेज प्रथा, पुत्र वधुओं के साथ घरेलू हिंसा आदि है, जो कहीं न कहीं सामाजिक मुद्दों से जुड़ी होती है। यहाँ एक बुक एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि मान लीजिए, ठीक है ना, एक पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए चिंतित है। अब उसकी चिंता इस बात पे भी है कि कहीं न कहीं मुझे दहेज व्यवस्था को मुझे दहेज जमा करनी पड़ेगी, या मैं दहेज जमा कर भी लूँ, तो क्या मेरी बेटी जब शादी करके जाएगी, तो क्या उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं होगा? पुत्र वधू के साथ जो घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब घरेलू हिंसा, क्या उसकी तो शिकार वो नहीं हो जाएगी? तो कहीं न कहीं घरेलू हिंसा जैसी घटनाएँ या कहीं न कहीं दहेज प्रथा जैसी घटनाएँ हमारे समाज के बनाए गए कुछ नियमों में से एक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग डियर आज सीख रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है रवि जी? चलिए, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कल डील करेंगे, ठीक है ना? इसके बाद हम लोग कल डील करेंगे बाकी के, क्योंकि कुछ परेशानियाँ बताई जा रही है नेट की कनेक्शन में, कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो कल इसके बाद हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है ना? बाकी के चैप्टर कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग।